डॉक्टर मोहम्मद जमील साहब हैं, अल मक्की अल मदनी डायलिसिस सेंटर के चेयरमैन हैं। हमने आज इनको यहाँ पे मदऊ किया है। आज इनसे हम डिस्कशन करेंगे, एक तो गुर्दों के जो पेशेंट्स होते हैं ना, उनके हवाले से भी और डायलिसिस के हवाले से भी कि किस तरीके से जो अगर कोई डायलिसिस अफोर्ड नहीं कर सकते, करवाना चाहते हैं, तो किस तरीके से इनसे रब्ता कर सकते हैं, ये सारा सिलसिला इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। रमज़ान मुबारक जी। बहुत शुक्रिया जी। रोज़े कैसे जा रहे हैं? अल्लाह का बड़ा करम और आपका बड़ा शुक्रिया, आपने जो है ना मुझे मदऊ किया। और आप सर इस काबिल हैं, आप इतना नेक काम कर रहे हैं, आप इस काबिल हैं। अल्लाह का ये बहुत बड़ी देन होती है जी। और कुछ लोगों कुछ काम के लिए अल्लाह ताला चुन लेते हैं। तौफीक जी, अल्लाह की तौफीक अल्लाह से ने होता आपको है। तौफीक दी। तो अल्लाह की तौफीक से ये सारी चीज़ है और हम ये समझते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें एक मौका दिया। वाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। वो कहते हैं ना, मैं कहती हूँ हमेशा से अल्लाह से सब कुछ मांगो, मगर साथ एक और चीज़ ज़रूर मांगो, क्योंकि तौफीक अल्लाह ताला मांगने से देता है, ऐसे नहीं देता। उसी की तौफीक से जब सब तक कुछ नहीं होता है। मांगेंगे तौफीक नहीं ऐसे- मिलती। ऐसे- आपने मांगी होगी, इसलिए आपको अल्लाह ताला ने अता फरमाई है। बेशक। तो ये बताइए, जो लोग डायलिसिस करवाना चाहते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो किस तरीके से आपसे रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि आप फ्री में डायलिसिस भी करवा के देते हैं। देखिए, हम लोग ये जो मुगलपुरा ताजपुरा स्कीम एरिया है वो बहुत ही पुअर एक एरिया है और ऑलरेडी वहाँ जो फैसिलिटीज़ है स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज़ ना होने के बराबर हैं। तो हमारा एक ट्रस्ट है अल मक्की अल मदनी कम्युनिटी ट्रस्ट। तो हम तकरीबन पिछले कोई 15 साल से वहाँ सर्विसेज दे रहे हैं और 2022 में हमने डायलिसिस का काम शुरू किया। तो हम लोगों को फ्री ऑफ कास्ट डायलिसिस जो है ना फैसिलिटीज़ दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये है कि अगर किसी ने वहाँ आना हो तो उसमें हमारा कॉन्टेक्ट नंबर भी है, फेसबुक पेज भी है और उस पर रब्ता करके हमारे पास आ सकते हैं। हमारा आप तरीका अपने नंबर भी बता देंगे, क्योंकि देखें रमज़ान का महीना है, अच्छा बेहतरी हो उन लोगों की। क्या नंबर है? आप फेसबुक पेज भी बता दीजिएगा। जी, 0321 1116542 हमारा जो कॉन्टेक्ट नंबर है और MMDCPK ये हमारा फेसबुक है। उस पर सारी फैसिलिटी जो है ना वो एडवर्टाइजमेंट भी है, फैसिलिटीज़ भी हैं और कॉन्टेक्ट नंबर डिटेल्स भी हैं। ठीक है। तो उस पर आप किसी वक्त भी सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक जो है ना हमारा सेंटर खुला होता है। तो हम अपने सेंटर पे 3 तरह के काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक और चीज़ मैं पूछना चाही थी कि जो गुर्दों के पेशेंट अफराद होते हैं ना, वो तो इसी चीज़ में फंसे रहते हैं कि ये जो रमज़ान शरीफ है, अगर हम रोज़े रख लें इसमें, तो हम रोज़े रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? हमारी तो गुर्दों का मसला चल रहा है। अच्छा, यहाँ मैं एक ना कन्फ्यूजन दूर करना चाहूँगा। हम लोग एक चीज़ होता है गुर्दे की बीमारी और एक होता है डायलिसिस पेशेंट, दोनों में फ़र्क है। गुर्दे की बीमारी का मतलब ये होता है कि आपका गुर्दा किसी न किसी तरह उसमें इन्वॉल्वमेंट है। WHO कहते हैं कि हर 10 बंदों में से एक बंदे को गुर्दे की डिजीज़ किसी न किसी हालत में होती है। ये जो पेशेंट होते हैं डायबिटिक, हाइपरटेंसिव, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ की जो दिल की बीमारी के जो पेशेंट होते हैं, जिनके बार बार पथरियाँ बन रही होती हैं या जिनको फैमिली में कोई गुर्दे की डिजीज़ होती है, उन लोगों को ये बीमारी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसको हम उर्फ़ी में कहते हैं CKD, क्रोनिक किडनी डिजीज़। तो अभी आपने जो सवाल किया है उसका जवाब उसमें यह है कि हम क्रोनिक किडनी डिजीज़ के 5 लेवल्स करते हैं, लेवल 1, लेवल 2, 3, 4 और 5। तो उसमें हम कहते हैं लेवल 1 और लेवल 2 तक आप रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन 3, 4 और 5 के बाद या पेशेंट अगर डायलिसिस पे है तो उसको रोज़ा नहीं रखना चाहिए। अच्छा। उसकी रीज़न ये होता है कि इसमें 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। हाइड्रेशन, कि पानी की जो मिकदार है वो इसको थोड़ी थोड़ी मिकदार में गुर्दे के मरीज़ को 24 घंटे में लेनी चाहिए। हम कहते हैं 6 से 8 गिलास पानी जो है वो तो हर सूरत में उसको पीना चाहिए। इवन कि जो पेशेंट डायलिसिस पे चले जाते हैं, हम इनको 6 गिलास तो रोज़ कहते हैं कि आपने ये लेने हैं। अगर ये नहीं लेंगे तो उनकी पानी की कमी की वजह से ये डायलिसिस और ये जो गुर्दे की बीमारी है ये बढ़ने का ख़दशा होता है। तो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 या स्टेज 1 स्टेज 2 में लोग इसको टॉलरेट कर लेते हैं। हम उन्हें ये कहते हैं कि हफ्ते बाद अपने गुर्दे के जो टेस्ट है रीनल फंक्शंस वो करवाते रहें, ताकि हमें वो देखते रहे कि होता है GFR एक रेशो होती है, उससे हमें पता चलता रहता है कि हम गुर्दे का लेवल कितना बेहतर काम कर रहे हैं या कितना बेहतर काम नहीं कर रहा है। अपने मौजू की तरफ भी आते हैं। काशिफ साहब, मुझे बताइए, एक और ऐसा अहम मुझे लगता है पहलू है जिसके ऊपर नज़रिया सानी करेंगे तो अच्छा होगा। ये जो बच्चों की शादी कर दी जाती है,
ٹھیک ہے. خلیل الرحمان قمر صاحب کا ایک کہنا ہے, میں نے ابھی ان کا انٹرویو کیا تھا اپنے پوڈ کاسٹ میں, تو مجھے کہہ رہے تھے کہ جو پیرنٹس, جو ماں باپ اپنی بچی کی مرضی یا اس کی پسند شامل نہیں کرتے, اگر ان کو کوئی پسند ہے کوئی لڑکا تو اس کی رائے نہیں لیتے, یا پھر ان کی مرضی شامل نہیں کرتے کہ اگر میں تمہاری اس لڑکے سے شادی کروانا چاہتا ہوں, اگر اچھا ہے برا ہے سب کچھ بتایا جائے, سمجھایا جائے, اور اس کے بعد اگر لڑکی کہتی کہ نہیں مجھے اس طریقے کا شوہر نہیں چاہیے, تو پھر وہاں شادی نہ کرائے, اپنی مسلط نہ کرے چوائس. اور جو لوگ کر دیتے ہیں وہ اپنے بچیوں کو بیچ دیتے ہیں. یہ بات خلیل صاحب کہہ رہے تھے کہ جو اپنی بیٹیوں کی شادی ان کی مرضی کے بغیر کرواتے ہیں ان کو بیچ دیتے ہیں. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی بالکل, آپ نے جو بات کی ہے اس کے کئی پہلو ہو سکتے ہیں. دیکھیے, والدین بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا تجربہ, ان کو ایکسپوجر جو ہے وہ دنیا میں زیادہ ہے, انہوں نے دنیا زیادہ دیکھی ہوئی ہے. لیکن جو آپ نے بات کی اس کا میں تو اسلامی پہلو کی طرف آؤں گا. کیا اسلام نے ایک بچے اور بچی کو شادی سے پہلے پوچھنے کا اسلام میں اجازت ہے کہ نہیں ہے؟ تو اسلام میں 100% یہ کہا گیا ہے کہ آپ جب بھی کسی بچے یا بچی کی شادی کریں تو آپ اس بچے اور اس بچی سے اس کی مرضی پوچھیں, بلکہ کھل کے بات کرنے کا کہا گیا ہے. بہت ساری احادیث ہیں, بہت ساری ایسے واقعات ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں, صحابہ اکرام کے, جہاں پر باقاعدہ وہاں پر پوچھا گیا, جبکہ اس معاشرے میں جو کہ عرب معاشرہ تھا, آپ جانتی ہیں کہ وہ کتنا ریجڈ معاشرہ تھا, تو وہاں پر بھی یہ حکم دیا گیا کہ آپ پوچھیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے, پچھلے 10 سے 15 سال میں اتنی تیزی کے ساتھ دنیا میں تبدیلی آئی ہے کہ شاید میرے والدین اس تبدیلی کے ساتھ اتنی تیزی سے نہیں چل پائے جتنی تیزی سے نئے بچے چل رہے ہیں. جس جنریشن کی آج ہم شادی کی بات کر رہے ہیں, اس جنریشن کو آج کی دنیا کا مجھ سے زیادہ پتہ ہے کم از کم. میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ جو میری بیٹی اور میرا بیٹا ہے وہ 2025 کی دنیا کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں. اور یہ بات بڑوں کو بھی سمجھنی چاہیے کہ جو نیو جنریشن ہے وہ آج کے حالات کا بہتر جائزہ لے پا رہی ہے, کیونکہ انہوں نے یہ گیجٹس کے دور میں آنکھ کھولی ہے 2000 کے بعد کی جنریشن نے. اب والدین جب اپنی مرضی مسلط کرتے ہیں 60 یا 50 سال پہلے والی سوچ کے ساتھ 2025 کے بچے کی شادی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہاں ڈیفینیٹلی پرابلمز آتی ہیں. بالخصوص وہاں پرابلم آتی ہیں فضا, جہاں پیرنٹس اپنے بچے اور اپنی بچی کے اندر اٹھنے والی خواہشوں کو, امنگوں کو, آرزوؤں کو, وشز کو, ڈیزائرز کو, پسند و ناپسند کو نہیں سمجھتے. یہ خاص طور پہ ان گھروں میں آتی ہے جہاں پر کمیونیکیشن گیپ ہے, یعنی باپ اور ماں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ میری بیٹی اور میرے بیٹے کی چوائس کیا ہے, پسند کیا ہے. تو جب اتنا گیپ موجود ہے تو پھر کم از کم آپ کو پوچھ لینا چاہیے کہ بیٹا بیٹی آپ کی شادی کر رہے ہیں, آپ کی کوئی ذاتی چوائس ہے, کس طرح کا مرد یا کس طرح کی آپ کو بیوی چاہیے, تاکہ اس کی روشنی میں پھر آپ ان کے رشتے کر سکیں.